हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीटी 365 जो कि हमारी विजन आइज की है और ये इन्वायरमेंट की है। तो काफ़ी लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट थर्ड तक आ चुके हैं, ये हमारी पार्ट फोर्थ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोग ने कितना पढ़ा है ये भी देख लेते हैं। अप टू हम लोग पॉल्यूशन तक कंप्लीट कर चुके हैं, एयर पॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ और भी टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कितना आज हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसके आंसर बता देती हूँ। और आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछी थी। सबसे पहले यहाँ पे आपको बतानी थी कि मेंबर ऑफ सेसेप कौन कौन है। उसके बाद सेकंड है कि क्या फाइंडिंग्स थी ग्लोबल कार्बन एटलस 2019 जो कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है। थर्ड है कि यहाँ पे आपको बताने की कौन सी कंट्री है जो कि फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट है जो कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट इमरजेंसी अपने यहाँ पे डिक्लेयर करी थी। फोर्थ है कि वीना कन्वेंशन किसे कहते हैं, या फिर वीना कन्वेंशन से आप लोग क्या समझते हो। आइए आंसर देख लेते हैं। इस बार की 15th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी, वो भी सेसेप की। सेसेप स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे है साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसके मेंबर कंट्री की बात करूं तो यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है। फाइंडिंग अगर हम लोग ग्लोबल कार्बन एटलस 2019 की देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस के हिसाब से ही देखना था तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन करते हैं वो आपकी कंट्री है चाइना। उसके बाद है यूएसए, फिर है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद है यहाँ पे रशिया, फिर है जापान। तो 5 कंट्रीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये क्या पता ये सीरीज़ ही ऐसा पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन के हिसाब से चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और हम लोग 4th नंबर पे आते हैं। फिर हमारे से पीछे रशिया और जापान है। ये जो रिलीज़ किया गया एक न्यू असेसमेंट है वो भी ग्लोबल मीथेन बजट का यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल मीथेन बजट का इस बार जो आपका यहाँ पे न्यू रिलीज़ किया गया है वो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट में ही किया गया है। यूके है जो कि फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिन्होंने अपनी कंट्री में इन्वायरमेंट और क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करी है। उसके बाद सेकंड कंट्री आयरलैंड है। वीना कन्वेंशन की बात करें तो ये डील करती है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये 1985 की है। तो इतनी बातें तो आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है C40 जो है, C40 के अभी 6 इंडियन सिटीज़ करेंटली मेंबर हैं। तो कौन कौन है इसके बारे में बतानी है। सेकेंड है कि आपको बताने की कौन सी केमिकल है जिसको हम लोग ब्लोइंग एजेंट जैसा इस्तेमाल करते हैं, वो भी यहाँ पे रिजिड जो पॉलीयूथेरिन फोम है इसके प्रोडक्शन में। थर्ड है कि वायु से आप लोग क्या समझते हो, वायु है क्या, इसकी आपको बतानी फुल फॉर्म भी क्या है। एंड देन फ्लाई ऐश से क्या आप समझते हो। तो इतनी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। ये पार्ट थर्ड है। अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है या फिर पीडीएफ चाहिए प्रीवियस लेसन देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लेसन देख सकते हो। साथ ही अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से है। अब आइए हम लोग आर्टिकल पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थी वो थी आर्सेनिक कंटामिनेशंस, वो भी ग्राउंड वाटर में। तो आर्सेनिक एक केमिकल है जिसकी कंटामिनेशंस देखने को मिली है ग्राउंड वाटर में। रिसेंटली आपकी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, वो भी ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कंटामिनेशन इन इंडिया में। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे 21 स्टेट्स है हमारे कंट्री में जो कि ये बताया जा रहा है कि उनकी जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें आर्सेनिक लेवल जो है ना बहुत ही हायर है, उससे यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जितना बताते हैं उसके लिमिट से बहुत ज़्यादा हायर है। और ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पे जो परमिशन लिमिट रखे वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है। कुछ स्टेट है जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर बेसिन में, जैसे यूपी हो गए, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम है, जो कि इस तरीके से आर्सेनिक कंटामिनेशन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आर्सेनिक कंटामिनेशन जो ग्राउंड वाटर में है वो हमारे फूड चेन में भी पेनिट्रेट हो रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ग्राउंड वाटर में अगर हमारी पानी गंदी हो गई, क्योंकि ग्राउंड वाटर को सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, प्योर वाटर है वो हमारे लिए, लेकिन आज के डेट में ये भी गंदी होती जा रही है। इस तरीके के केमिकल से मिलते हुए ये पानी कंटामिनेट हो रही है। कंटामिनेट होने का मतलब यही होता है कि उस तरीके के पानी को आप डायरेक्टली पी नहीं सकते हो और ना ही आप लोग कहीं भी कंज्यूम कर सकते हो। तो इसलिए उसको जो है उसको जो है आपका आरओ में उसको फिर से आपका ट्रीटमेंट करके रीयूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस तरीके से अगर हमारे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की कंटामिनेशन हो जाती है तो यही ग्राउंड वाटर क्या होता है कि पंप के थ्रू इरिगेशंस होती हैं, इरिगेशंस में जो है सिंचाई होती है, जितने भी क्रॉप्स फसल्स होते हैं उसमें इस तरीके की पानी जाती है और ये पानी क्या है ना कि उस फसल में आपका पेनिट्रेट हो जाती है, घुस जाती है। और चाहे हम लोग कोई वेजिटेबल खाए, फ्रूट्स खाए, उसमें ये पानी तो रहती ही है, पानी की रिसाव हो जाती है उसमें।
फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो फूड हम लोग जो है खाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आर्सेनिक हमारे बॉडी में भी जा रही है, जिससे कि एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस तरीके के आर्सेनिक कंटामिनेशन से। सबसे पहला कि जो आर्सेनिक रिच वाटर अगर ड्रिंक किया जाए तो इससे क्या होगा कि स्किन कैंसर होगा, ब्लैडर कैंसर हो सकती है, किडनी और लंग्स भी अफेक्टेड होते हैं, ब्लड वेसल्स की डिजीज़ हो सकती है, रिप्रोडक्टिव और डिसऑर्डर भी होती है। रेगुलर अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, वो भी इरिगेशन के लिए, तो इसमें क्या है कि सॉइल में आपका डिपॉजिट हो रही है, साथ ही साथ ये क्रॉप्स में भी हो रही है। पैडी फार्म जो फ्लडेड होती है कंटामिनेटेड वाटर से, तो इससे क्या है कि आर्सेनिक की एक्यूमुलेशंस हो जाती है फ्लड क्रॉप में भी, फूड क्रॉप में भी सॉरी। तो जो आपका फूड क्रॉप है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा आर्सेनिक की एक्यूमुलेशंस हो जाती है, तो उससे भी हम लोग की जो है फूड में घुस जाती है इस तरीके की गंदी पानी। फिर ये जो आपका राइस हस्क देखने को मिलेगा, ये एक लाइव स्टॉक लिए फॉडर जैसा इस्तेमाल होता है। इसको एक्सपोज किया जाता है जिससे कि आर्सेनिक कंटामिनेशंस को यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इससे क्या है कि पोटेंशियल रिस्क है हमारे ह्यूमन बॉडी में, जब हम लोग कैटल बेस्ड फूड प्रोडक्ट भी हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कैटल भी अगर इस तरीके का खाना खा रही है, यानी कि उनको जो यहाँ पे फॉडर वगैरह दिया जा रहा है, तो उसमें भी आर्सेनिक कंटामिनेशन वाटर मिलाया जा रहा है, तो वो अगर खा रही है और उससे जो दूध निकल रहा है फिर वो दूध हम लोग पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आर्सेनिक कंटामिनेशन है वो हमारे बॉडी में भी जा रही है। तो इस तरीके से जो आर्सेनिक का इंटर हो रहा है हमारे फूड चेन में, इससे क्या हो रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है इसकी एडिशन हो रही है, इससे हमारी बायोमैग्निफिकेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। बायोमैग्निफिकेशन क्या करती है, कंसंट्रेशन ऑफ जो टॉक्सिक है ना वो और बढ़ते जा रहा है, जितना ज़्यादा आपका फूड चेन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से जो ये आपका टॉक्सिक लेवल है वो यहाँ पे आगे भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि नीचे ग्रास ओफर है, मान लीजिए कि ग्रास ओफर ने ग्रास को खाई, उस ग्रास में जो है आपका आर्सेनिक वाटर मिला हुआ है, आर्सेनिक वाटर में वो पूरी ग्रास है, और उसने ग्रास को खाई, कहीं ना कहीं आर्सेनिक वाटर भी उसने पी ली। ग्रास को यहाँ पे खाया जा रहा है आपका फ्रॉग के द्वारा, फिर फ्रॉग के अंदर ये चला गया, तो ये क्या हो रहा है कि टॉक्सिक चीज़ें जो है ना आपका यहाँ पे एक फूड चेन से एक आपका लेवल से दूसरे लेवल पे ये चलते जाता है, और ये आपका जो है कंसंट्रेशन बढ़ते जाती है, तो इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो ये आपका वाटर बोर्ड है, ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर। ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर काम करती है। साथ ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंटिफिक इनपुट्स प्रोवाइड करने का, वो भी किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करना है, एक्सप्लोर करना है, मॉनिटर करनी है, एक्सेस करनी है। साथ ही ऑगमेंटेशंस और रेगुलेशंस होनी चाहिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का हमारे कंट्री में। अब यहाँ पे सबसे मेन बात ये आती है कि समझने का कोशिश कीजिए कि आर्सेनिक कंटामिनेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक तो आपको नेचुरली अवेलेबल होगा, वो कैसे है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स और मिनरल, यानी कि जो पत्थर होते हैं और जो मिनरल होती है उसका जो टूटना होता है, और टूटने में क्या होता है कि इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें सैंड्स होते हैं, सिल्ट होते हैं, क्ले होते हैं, और ये आपका जो है इस किससे होता है, फिर लीचिंग, फिर रन ऑफ, यानी कि जो आपके बड़े पत्थर हैं ये आपका टूट रहे हैं, यानी कि वेदरिंग हो रही है, छोटे छोटे पत्थर में ये डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि और आपका जो अगर इसमें इसके बाद ये पानी में मिलते हैं, पानी में मिल के ये पानी के एजेंट के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस भी हो जाते हैं, लीचिंग भी होता है, रन ऑफ भी होती है। तो ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका आर्सेनिक कंटामिनेशन ना एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रही है। एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस भी है, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से भी कुछ होती है। तो ये ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा कि हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का जो है ना हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए अब इस तरीके की खबर निकल कर आती है कि ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो और ज़्यादा डाउन होते जा रही है। फिर फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आर्सेनिक वगैरह होती है, तो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से भी जो पानी है वो कंटामिनेटेड हो रही है। हम लोग कोल को बर्न करते हैं, लीचिंग हो रही है मेटल्स की, वो भी कोल ऐश टेलिंग से। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जो हमारे द्वारा किए गई एक्टिविटीज़ के कारण जो है आर्सेनिक कंटामिनेशंस वाटर में बढ़ते जा रही है। तो ये सोर्सेज है दो तरीके की, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। अब ऐसा क्या मेथड्स अपनाया जा रहा है जिसके थ्रू जो आर्सेनिक कंटामिनेशंस है उसको हम लोग टैकल कर पा रहे हैं। सबसे पहला है कि ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको ट्रीट कर सके, और ये ऑक्सीडेशन में है, को प्रेसिपिटेशन में, एब्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, मेम्ब्रेन, ये सारी प्रोसेस है जो कि यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है जिसके थ्रू कंटामिनेटेड वाटर से हम लोग आर्सेनिक को हटा सके। बहुत सारी रिमूवल टेक्निक्स भी हैं, लाइम सॉफ्टनिंग है, आयरन को प्रेसिपिटेशंस है, तो ये सारी है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन सी टेक्निक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइम सॉफ्टनिंग मतलब क्या होता है कि एक तरीके का वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है और लाइम वाटर को यूज़ किया जाता है। सेकेंड है कि आयरन
को प्रेसिपिटेशंस है। इसमें आपका जो आर्सेनिक है ना, ये प्रेसिपिटेट किया जाता है एक आयरन बेस्ड सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करके, यानी कि आयरन बेस्ड एक सबस्ट्रेट होता है, उसको इस्तेमाल करके जो आर्सेनिक है ना, उसकी प्रेसिपिटेशन कराई जाती है, उसकी बारिश कराई जाती है। कुछ इनोवेशन टेक्निक्स भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि परमिएबल रिएक्टिव बैरियर है, ये फाइटो रेमेडिएशंस है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक ट्रीटमेंट है, जो कि यूज़ किया जा रहा है कि किस तरीके से जो वाटर कंटामिनेशन और जो सॉइल कंटामिनेशन है आर्सेनिक से, उसको यहाँ पे ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है और जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जा रहा है, तो उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इट मीन्स कि बारिश की जो पानी है उसको हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और कंटामिनेटेड्स बताया गया है, सोर्सेज और इफेक्ट्स भी हैं। एक सेकेंड रुकिए, जूम करती हूँ तो ही ये दिखेगी। कुछ मेटल्स है जैसे कि कैडमियम हो गई, तो यहाँ पे सोर्सेज क्या क्या है, तो ये कोल है, न्यूक्लियर कोल पावर प्लांट है, बैटरीज वगैरह है। टॉक्सिक इफेक्ट क्या है ना, कि इससे इटाई इटाई डिजीज़ होती है। आप लोग सुने भी होंगे साइंस में इटाई इटाई डिजीज़, तो ये कैडमियम के कारण होती है। अगर हमारी बॉडी में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाए तो हम लोग इटाई इटाई डिजीज़ से जूझ सकते हैं। सेकेंड है क्रोमियम। क्रोमियम आपका सोर्सेज किससे, तो थर्मल पावर प्लांट से है और माइनिंग फर्टिलाइजर से। इससे क्या होता है कि किसी तरीके की एलर्जीज होती है, अस्थमा वगैरह हो सकता है। लीड है, लीड से क्या है कि माइनिंग, कोल, ऑटोमोबाइल और पेपर डाइंग, ये सारे सोर्स हैं। और इससे क्या है कि लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, यानी कि जो सीखने की डिसेबिलिटी है वो हो जाता है, यानी कि हमारी मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। मरकरी की बात करूँ तो मरकरी का सोर्स क्या है, ये है पेपर एंड पल्प, कोल पावर प्लांट है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। साथ ही इससे डिजीज़ क्या है, तो मीनामाटा डिजीज़ होती है। एक मीनामाटा कन्वेंशंस भी है, आप लोग को याद आ रहा होगा, जो कि मरकरी के इस्तेमाल को कम करने के लिए है। निकल की बात करें तो निकल कहाँ से निकल कर आती है, माइनिंग है, कोल है, पावर प्लांट है, तो ये सारी जगहों से निकलती है और इससे क्या होता है कि न्यूमोनिया हो जाता है, ये सारी बीमारी होती है। यूरेनियम की बात करें तो माइनिंग से यूरेनियम निकलती है और इससे कैंसर होता है। जिंक की बात करें तो यहाँ पे आपका फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स है, इससे होती है और इससे हम लोग को एक फीवर वगैरह भी होता है। तो ये सारी भी है, लेकिन इतना आप लोग आप बोलोगे कि याद करूँ क्या, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग बस एक दो बार इसको देख लो, नज़र में उतार लो, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता। आर्सेनिक के बारे में न्यूज़ में है और काफ़ी सालों से न्यूज़ में है, तो उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए डिटेल में। अब आते हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं, यानी कि वाटर को कंजर्व करने की क्या क्या टेक्निक अपनाई जा रही है, क्या क्या मेथड अपनाया जा रहा है, इसके बारे में बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपको पता चलेगी। सबसे पहले कि करंट स्टेटस देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे वाटर की ज़रूरत क्या है और कितना हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिया जा रहा है कि हमारे इंडिया में वाटर की स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले वाटर की स्टेटस अगर आप लोग देखोगे तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी पे जो है इन लोगों का ध्यान रहता है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसमें दिखाया जा रहा है कि 600 मिलियन इंडियंस जो है वो आज की डेट में एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, यानी कि उनके पास जो है ना हाई लेवल का वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि पीने की पानी भी नहीं उनको उपलब्ध हो रही है। और 75% जो हाउस होल्ड है ना, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। 81% अगर रूरल हाउस होल्ड की बात करें तो उनके पास टैप वाटर कनेक्शन नहीं है। जैसे कि हम लोग के घर पे नल का जल आता है ना, तो इस तरीके से टैप वाटर कनेक्शन भी नहीं है। वो लोग वेल का इस्तेमाल करते हैं, कुएँ वगैरह का, या फिर वो जो हैंड पंप है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। इंडिया के एनुअल पर कैपिटा अवेबिलिटी ऑफ वाटर अगर देखें तो ये भी कम हो गई है। 2001 में जहाँ 1820 क्यूबिक मीटर थी, वहीं यहाँ पे 2011 में घट के कितनी हो गई, तो 1545 क्यूबिक मीटर हो गई है। फर्दर ये बताया जा रहा है कि 2025 तक कितना होगा, तो ये और घट के होगा 1341 क्यूबिक मीटर तक। तो ये अगर हम लोग ये वाटर कमीशंस के द्वारा अगर हम लोग देखें तो वाटर स्ट्रेस्ड जो कंडीशन है वो ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ पे पर कैपिटा अवेबिलिटी जो है ना 1700 क्यूबिक मीटर से अगर कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशंस है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ऐसा पता है कि वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशंस हो गई है, हाई वाटर स्ट्रेस है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो ये कैसे कह सकते हैं, ये तभी कह सकते हैं जब यहाँ पे 1700 क्यूबिक मीटर से अगर कम हो जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि पर कैपिटा जो अवेबिलिटी है वाटर की वो कम हो गई है। और वाटर स्कार्सिटी कंडीशंस कैसे होगी, जब पर कैपिटा अवेबिलिटी जो है 1000 क्यूबिक मीटर से अगर कम हो जाएगा, तब इसको वाटर की कमी बोलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आप समझ सकते हो, मीन्स ये आपको कंडीशन ध्यान रखना होगा दोनों का। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर को यूज़ करती है, और लेकिन हम लोग थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है ग्राउंड वाटर के। अगर कुछ एस्टिमेट देखें तो 70% तक जो ड्रिंकिंग वाटर है आज के डेट में, पीने वाली जो पानी है वो कंटामिनेटेड हो चुकी है, यानी कि अब वो पीने योग्य नहीं है। कुछ करंट स्टेटस देख लेते हैं कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर यूजेस कैसी होती है।
60% तक जो ये यूजेस है वो इरिगेशन में चले जाती है, सिंचाई कार्य में चली जाती है। 85% आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत से चले जाती है। 50% आप देखोगे तो अर्बन नीड्स से चले जाती है। तो ये तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन है कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर का यूजेस होता है। अगर हम लोग डिकेडल एवरेज देखें, यानी कि 10 साल का एवरेज देखें 2009 से 2018 के बीच में, तो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है ना वो बहुत ही कम हो गई है और 61% जो है वेल मॉनिटर किया जा रहा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है, हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न भी सही नहीं है, जिसके कारण पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग एक रिपोर्ट के द्वारा देखें, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2070, तो इसके थ्रू जो बताया जा रहा है कि 90% जो हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते ये इरिगेशन सेक्टर में यूज़ करते, उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ होता है घरों में, और उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज़ भी होती है। तो बहुत बड़ा इस्तेमाल आप लोग देख रहे हो कि 90% तक हम लोग जो है सिंचाई कार्य में लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ इरिगेशन पैटर्न भी अच्छी नहीं है, जिससे अच्छी नहीं कहने का मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा हम लोग वेस्ट करते हैं। जो नंबर है ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट का, तो वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। 2017 में 1186 थी, और वही 2004 में आप लोग देखोगे कि कितना था, 839 थी। तो ये भी एक्सप्लॉइटेशन भी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि पानी की बर्बादी कर रहे हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे इम्फेसिस किया गया था कि एक पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, वो भी साइंटिफिक बेसिस में। तो यहाँ पे इस मैप के थ्रू बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो कितना कहाँ है और कहाँ कम हुआ है। तो ग्राउंड वाटर लेवल आप लोग देखोगे तो ये जो डार्क ब्लैक कलर की है, तो यहाँ का डेटा अवेलेबल नहीं है। सेकंड चीज़ है कि कम कितना, यानी कि 10 से भी ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो 10 से कम कहाँ कहाँ है। तो इस एरिया में आप लोग देख सकते हो, ये राजस्थान वाली एरिया है, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगी, साथ यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये वाले रीजन में देखने को मिलेगा। मीडियम कहाँ का है, तो मीडियम आप लोग को गुजरात वाले कुछ रीजन में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन है, महाराष्ट्र के कुछ रीजन है, और यहाँ पे आप लोग को ये बिहार, झारखंड, और यहाँ पे आपका उड़ीसा भी आ गया, कुछ कर्नाटक भी है, कुछ केरल भी है, तमिलनाडु भी है। वहीं हाई भी देखें तो हाई भी इस एरिया में ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे गुजरात वाले एरिया में भी ज़्यादा है, कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना वो यहाँ पे और ज़्यादा ख़त्म होते जा रहा है। तो ये आप लोग मैप के थ्रू भी समझ सकते हो, काफ़ी अच्छी मैप है यहाँ पे। अब आते हैं जल शक्ति अभियान के बारे में देखते हैं। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है जल शक्ति अभियान, एक कंपेन जो है हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर सिक्योरिटी के लिए। जल शक्ति अभियान एक टाइम बाउंड कंपेन है, यानी कि यहाँ पे टाइम रखा गया, और एक मिशन है जिसके थ्रू इसको अप्रोच किया जाएगा। ये सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के थ्रू इसको 2 फेज़ में चलाया जाएगा। फर्स्ट फेज़ जो है वो 1 जनवरी से 15 सितंबर 2019 तक थी, वो सारे स्टेट में। सेकेंड फेज़ क्या है कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2019 तक थी। तो स्टेट जिसमें कि रिट्रीटिंग मानसून आती है, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी और तमिलनाडु है इसमें। जिस कंपेन में फोकस किया जा रहा है वो यहाँ पे वाटर स्ट्रेस जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक है उस पर किया जा रहा है, और बहुत सारी फोकस एक्टिविटीज़ भी है जो कि आपको आगे फिगर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वाटर स्ट्रेस्ड अगर डिस्ट्रिक्ट देखें जहाँ पे वाटर की कमी हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि क्रिटिकल या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल का, तो ये एज़ पर द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक मिनट ये फिगर ही देख लेते हैं जल शक्ति अभियान का, इससे आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे पहले फोकस एक्टिविटीज़ देख लीजिए। सबसे पहला है कि टारगेटेड कम्युनिकेशन कैंपेन होगा, यानी कि कम्युनिकेट भी किया जाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होगी, यानी कि जो मॉनिटर किया जा रहा है उसको आपको रियल टाइम जो है डैशबोर्ड में दिखेगी। एप्लीकेशन होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इंटेंसिव एफोरेस्टेशन होगी, यानी कि लार्ज पैमाने पर यहाँ पे पेड़ों को लगाया जाएगा। साथ ही वाटरशेड डेवलपमेंट होगा, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि सबसे अच्छा जो यहाँ पे आपकी वो ग्राउंड लेवल को बढ़ाने का और रिचार्ज करने का जो सिस्टम है वो है यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो वर्षा की पानी है उसको किस तरीके से आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हो और उसको यहाँ पे आप लोग कंजर्व करके रख सकते हो। रेनोवेशन करना है जो भी ट्रेडिशनल और अदर वाटर बॉडीज़ या टैंक है, तो वाटर टैंक भी है जिसको कि यहाँ पे रेनोवेट करना है, जिसमें कि हम लोग और स्टोर करके रख सकें। जो आपका बोर वॉल जो रिचार्ज स्ट्रक्चर है उसको फिर से रीयूज़ करना है। जो आप लोग हैंडपम्प देखते हो उसको फिर से यहाँ पे रीयूज़ करने की फोकस की जा रही है। तो ये सब है, और इस कैंपेन में आपकी रूरल और अर्बन एरियाज़ को कवर किया गया है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई भी एडिशनल फंडिंग नहीं है या फिर स्पेसिफिक टारगेट नहीं है कैंपेन का कि कब तक इसको अचीव करना है। अब देखते हैं कि प्लान जो कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा वो भी जल शक्ति अभियान के तहत। तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के, और साथ ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बन चुकी है। इस कैंपेन के दौरान देखें
तो ऑफिसर है, ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, वो एक साथ काम करेंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के साथ, और वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी यहाँ पे वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका वाटर कंजर्वेशन मेथड चलाया जाएगा, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की जाएगी, 3D विलेज काउंटर मैप्स की जाएगी जिसको बनाया जाएगा, और ये एसेसिबल होगा जिसके थ्रू हम लोग इस तरीके के इंटरवेंशंस को सही तरीके से प्लानिंग के साथ कर आगे ले जा सके। मनरेगा है, यानी कि कन्वर्जेंस किया जाएगा इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी सिस्टम के द्वारा। ये स्कीम है जिसमें कि आप देखोगे कि इसको यहाँ पे रूरल सेक्टर में चलाया जाता है, और जल शक्ति अभियान के साथ इसको जो जोड़ा जाएगा। जो विलेज जहाँ पे आपका सारा वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है, उसको यहाँ पे एक स्पेशल पानी पंचायत बनाया जाएगा जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाए, देखा जाए और कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाला जाए वाटर प्रॉब्लम का। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं सक्सेसफुल केस स्टडीज़ जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर कमी थी लेकिन वाटर कंजर्वेशन करके आज की डेट में सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। तो मध्य प्रदेश की भागीरथ कृषक अभियान है। इसमें क्या है ना कि एक बहुत ही 1000 ऑफ फार्म पॉन्ड्स बनाया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे इरिगेशन पोटेंशियल को अच्छी तरीके से बूस्ट किया गया। यहाँ पे लोकल फार्मर्स के एफर्ट से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एफर्ट से, और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि नाबार्ड है, जो कि यहाँ पे आपका रूरल एरियाज़ में जो है ये फंडिंग वगैरह करती है, तो इन सब के हेल्प से जो है यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन किया गया, बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना फार्म पॉन्ड बनाया गया। फिर है डोंग दूध सिस्टम, ये नॉर्थ ईस्ट की है, जो कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी कराई ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर। इसी से रिलेटेड अगर न्यूज़ देखें तो यूनियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे लॉन्च करी है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। तो ये एक ड्राइव चलाया जा रहा है जल शक्ति अभियान के तहत, और इसका एम है कि अवेयरनेस लेकर चलना है, यानी कि लोगों को बताना है कि आप लोग पानी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और पानी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है कि यहाँ पे सारे स्कूल स्टूडेंट को बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि अगर स्कूल में इस तरीके का अवेयरनेस अगर फैला दे, बच्चों तक ये बता दे, तो ऑब्वियस है कि बच्चे अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, और अपने हिसाब से भी वो लोग यहाँ पे पानी को जो है किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे। तो बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसी के साथ आपका आता है जल जीवन मिशन। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है जल जीवन मिशन के लिए। तो जल जीवन मिशन कोई नया मिशन नहीं है, ये पहले की 2009 में लॉन्च की गई थी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसी को यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। तो जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं। इसका एम है कि यहाँ पे जो फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन है, जो नल से जल आता है, उसको प्रोवाइड करना है हर एक रूरल हाउसहोल्ड में, हर घर नल से जल। ये एक फंडा है जिसको यहाँ पे कंप्लीट करनी है, और 2024 तक इसका कंप्लीट करने का टारगेट है। 55 लीटर पर कैपिटा पर डे यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो ये जो आपका यहाँ पे फंक्शन हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन है, इसका मतलब है कि एक टैप कनेक्शन होनी चाहिए रूरल हाउसहोल्ड में, जिससे कि उनको पीने की पानी सप्लाई हो और साथ ही साथ अच्छे खासे क्वांटिटी में हो, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो कुछ यहाँ पे काम किया जाएगा जो कि यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंदर लेना है। सबसे पहले कि वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी, जिसके थ्रू हर एक घर में जो है इस तरीके का टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को डेवलप की जाएगी। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया जाएगा जिसके थ्रू वाटर पोर्टेबल को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया जाएगा जिसके थ्रू यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके, जिसके थ्रू ट्रीटमेंट करके जो है ना पानी को पीने लायक पोर्टेबल बना सके। ग्रे वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी कि डोमेस्टिक नॉन फिकल वेस्ट वाटर भी होगी। डेवलपमेंट किया जाएगा यूटिलिटीज़ का, वाटर क्वालिटी लेबोरेटरीज़ का, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, नॉलेज सेंटर होगी, ये सारी चीज़ों का भी यहाँ पे काम किया जाएगा। कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच है, यानी कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया जाएगा, ग्राम पंचायत को भी इंक्लूड किया जाएगा, और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो 11th शेड्यूल में भी है, इसकी सब्जेक्ट में भी है। फंड शेयरिंग अगर पैटर्न देखें तो 90:10 है। 90 जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10% फंड जो है हिमालयन स्टेट देगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए आप देखोगे तो यही है, 90-10 का है। 50-50 जो है अदर स्टेट के लिए, और 100% तो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। अब यहाँ पे स्टेट वाइज जो टैप कनेक्शन है वो आप लोग देख सकते हो कि कितना कितना प्रोवाइड किया गया है। 75% से ज़्यादा किस एरिया में है, तो यहाँ पे डॉटेड आपका कहाँ दिख रहा है, ये वाली एरिया में, गुजरात वाली एरिया में। उसके बाद आप लोग देख लो कि यहाँ पे 41% से 75% के बीच में कहाँ है, तो ये आपकी यहाँ पे आ गई हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, ये आपकी कर्नाटक है। उसके बाद यहाँ पे टैप कनेक्शन जो है 11% से 40% तक आपको जो है मेजोरिटी यही देखने को मिल रही है, सब जगह यही है। लेकिन टैप कनेक्शन सबसे कम कहाँ है, तो यही देखने वाली बात है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा कम है। बिहार, झारखंड और यहाँ पे उड़ीसा वाली रीजन है, छत्तीसगढ़ है और यूपी है, तो ये वाले रीजन में बहुत ज़्यादा कम है आपकी टैप कनेक्शन, तो इस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। अब आते हैं, देखते हैं इसमें गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहला है कि प्लानिंग रखा गया है, हर एक विलेज को जो है एक अपना विलेज एक्शन प्लान बनाना है, वो भी 3 कंपोनेंट।
सबसे पहला कि वाटर का सोर्सेज क्या है, इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, वाटर सप्लाई कैसे कराना है और ग्रे वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है। विलेज प्लान जो है वो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इसको मिलाया जाएगा। उसके बाद स्टेट लेवल में यहाँ पे आपका स्टेट एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट किया जाएगा। स्टेट एक्शन प्लान जो है सारे प्रोजेक्ट को कवर करेगी, जैसे कि रीजनल ग्रिड बनाना है, बल्क वाटर सप्लाई करनी है, जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर जो सिक्योरिटी है वो स्टेट में प्रोवाइड कर सके। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, नेशनल जल जीवन मिशन है सेंट्रल लेवल पे, ये पॉलिसी गाइडेंस देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, टेक्निकल सपोर्ट देगी और रेगुलर मॉनिटरिंग करेगी। उसके बाद स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन है स्टेट लेवल में, जो कि यहाँ पे आपका फाइनलाइज करेगी स्टेट एक्शन प्लान क्या है, टाइमली यूटिलाइज़ किया जाएगा फंड का और सपोर्ट भी दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग वगैरह करनी है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने का जल जीवन मिशन का, और प्रिपेयर यहाँ पे जो किया गया है विलेज एक्शन प्लान उसको इंश्योर कराना है और फाइनलाइज करना है डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान को भी। उसके बाद आपका यहाँ पे विलेज पंचायत सब कमेटी भी है, यानी कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है, पानी समिति बनाया गया विलेज लेवल पे। ये प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे, ऑपरेट करेंगे और इन विलेज जो आपका वाटर सप्लाई स्कीम है उसको मेंटेन भी किया जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाई जाएगी और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो सोशल ऑडिट भी किया जाएगा, यानी कि टाइम टू टाइम देखा जाएगा कि यहाँ पे कितना काम आपका प्रोग्रेस में है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी भी है, यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज इंक्लूड हैं और यहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आपके यहाँ पे सीबीओ है, ट्रस्ट है, फाउंडेशंस है, ये सबको यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इनको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर क्वालिटी जो भी अफेक्टेड है, वाटर क्वालिटी को प्रायोरिटी दी जा रही है, जो कि हैबिटेशन से अफेक्टेड है, टाइम बाउंड कंप्लीशंस करना है और कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। यहाँ पे आपका सेंस ऑफ ओनरशिप और प्राइड है। 5% कैपिटल जो कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो कम्युनिटी के द्वारा किया जाएगा इन विलेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी हिली एरिया में, फॉरेस्टेड एरिया में, और मोर देन जहाँ पे 50% से ज़्यादा यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब रहते हैं और 10% से ज़्यादा जहाँ पे रिमेनिंग विलेज रह गया है। कम्युनिटी जो है उनको रिवॉर्ड किया जाएगा अगर वो यहाँ पे इस तरीके से अच्छा काम करेंगे तो। साथ ही यहाँ पे कन्वर्जेंस भी होगी, आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग मेजर्स है वो उसको मनरेगा के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके थ्रू कुछ अच्छा काम हो सके, जैसे कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे। तो इस तरीके से दूसरे और स्कीम्स के साथ जोड़कर जो है ना इसको यहाँ पे जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। फिनेंशियल प्लानिंग और फंडिंग भी है, इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, जो अच्छे परफॉर्मर होंगे, जो अपने स्टेट में अच्छा काम करेंगे उनको एक्स्ट्रा मनी भी दी जाएगी। राष्ट्रीय जल जीवन कोष भी है, ये भी आपका जो है नेशनल जल जीवन मिशन में इसको आपका रखा गया है, जो कि एक चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा। CSR फंड भी दिया जाएगा अगर कोई भी यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंदर अपने गोल को अचीव करते हैं तो। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है, यानी कि डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे बनाया जाएगा कि किस तरीके से जल जीवन मिशंस को मॉनिटर करना है, प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो भी हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी यहाँ पर प्रोविजन है, यहाँ पे आपका परमानेंट मोबाइल वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगाया जाएगा, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल सेफ लोकेशंस होगी। अब इसी से रिलेटेड न्यूज़ देख लीजिए। रिसेंटली उड़ीसा ने लॉन्च करी है जल साथी प्रोग्राम। तो जल साथी का यहाँ पे एम है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना है और वो भी कंज्यूमर्स तक, और ये पाइप्ड वाटर कनेक्शंस होगा। ये स्कीम जो आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये विमेन वॉलंटियर के द्वारा किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे जल साथी में जो है वो सर्व कर रही है, और एक लिंक है कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच में जो है विमेन वॉलंटियर यहाँ पे लिंक लेकर आ रही है। तो काफ़ी अच्छा है, इस तरीके का आप लोग जो है अपने आंसर राइटिंग में भी इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपकी टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में प्राइसिंग की बात की जा रही है वाटर की। तो देख लेते क्या कहा जा रहा है न्यूज़ में। इसलिए है क्योंकि सेंटर्स जो है अब यहाँ पे ग्राम पंचायत को अलाउ की है, लोकल बॉडीज़ को अलाउ की है कि वो वाटर यूजेस में चार्जेस भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से पोर्टेबल जो पाइप्ड वाटर आपका सप्लाई किया जा रहा है जल जीवन मिशन के अंदर, तो अगर उसमें चार्जेस लगाना है तो वो यहाँ पे जो है उनको अलाउ किया गया है। तो रोल देखते हैं कि लोकल बॉडीज़ का वाटर मैनेजमेंट में क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल है, जिसमें आर्टिकल आपकी 243G है। ये आपको बताती है कि पंचायत जो है वो यहाँ पे माइनर इरिगेशंस के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर शेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और ड्रिंकिंग वाटर ये सारी काम कर सकते हैं। 12th शेड्यूल है, जो कि आपके आर्टिकल 243W है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उनको इस तरीके का पावर दिया गया है कि वाटर सप्लाई वो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर है जो कि यहाँ पे डिवॉल्व कर सकती है, ये सारे पावर दे सकती है। नेसेसरी ऑथोरिटीज़ यहाँ पे ला सकती है लोकल बॉडी में कि वो अगर टैक्सेस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कुछ फीस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये हक तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से ही दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिसी अप्रोच क्या है जिसके थ्रू वाटर की प्राइसिंग यहाँ पे की जा रही है पब्लिक सिस्टम में। तो 1987 की पॉलिसी है जिसमें वाटर रेट जो है ना
वो यहाँ पे स्कार्सिटी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है। इट मीन्स कि अगर वाटर की दाम अगर ज़्यादा है तो ऐसा लग रहा है कि पानी कम है। अगर पानी कम होता है तभी उसका दाम ज़्यादा रखता है। अगर पानी ज़्यादा होंगे तो उनका दाम जो है कम होगा। फिर 2002 की पॉलिसी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वाटर चार्जेस की जाती है बहुत तरीके के यूज़ का, तो उसको भी एटलीस्ट ऑपरेशन में कवर करना है, मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, तो इस तरीके का चार्जेस लगाया जाता है। लेटेस्ट 2012 की यहाँ पे नेशनल वाटर पॉलिसी है जिसमें वाटर को प्राइसिंग की जा रही है और ये रिफ्लेक्ट करती है कि कितना एफिशिएंट यूज़ है और उनके कंजर्वेशंस को भी यहाँ पे रिवार्ड किया जाएगा। अब इसी से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये डबलिन प्रिंसिपल है क्या। तो डबलिन प्रिंसिपल क्या है, इसको अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड इन्वायरमेंट में, जो कि आयरलैंड की ही सिटी है डबलिन, और इसको यहाँ पे आपका अडॉप्ट किया गया था 1992 में। फ्रेश वाटर जो है एक फाइनाइट और वनरेबल रिसोर्सेज है जो कि हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को यहाँ पे ठीक करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो ये किसी पार्टिसिपेटरी अप्रोच से ही होनी चाहिए, जिसमें कि जो भी वाटर का यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र हो, जो प्लान कर रहे हैं वो प्लानर हो, और जो पॉलिसी बना रहे हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हो, वो भी हर एक लेवल पे। विमेन भी एक सेंट्रल पार्ट प्ले करती है, वो भी यहाँ पे प्रोविजन, मैनेजमेंट और सेफगार्ड प्रोवाइड करने में। वाटर की अपनी खुद ही इकोनॉमिक वैल्यू है और यहाँ पे जो है इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज ए इकोनॉमिक गुड जैसा। रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे आपकी रिसेंटली मेघालय है जो कि फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिन्होंने अपने यहाँ पे है ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी करी है, यानी कि वाटर पॉलिसी लेकर आई है। ये जो स्टेट है यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर पॉलिसी देखने को मिलेगा, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, मैनेज करना हो, और मेघालय की जो वाटर रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करना, वो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इसको ध्यान रखना है। तो पहली स्टेट है वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गई, इससे तो क्वेश्चंस बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के टॉपिक को आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये इंडेक्स मानी जाती है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये जो आपकी रिलीज़ की जाती है नीति आयोग के द्वारा की जाती है, और ये इस बार 2.0 है। इस जैसे कि लॉकडाउन 2.0 में हम लोग जी रहे हैं, तो उसी तरीके से ये भी इंडेक्स है, ये इसकी सेकंड वर्जन है। यहाँ पे एक्सेस किया जाता है और हर एक स्टेट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि कितना इम्प्रूव हुआ है, वो भी अपने स्टेट में वो लोग वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में कितना ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किए हैं। तो पहले बेसिक चीज़ देखते हैं कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है क्या। नीति आयोग पहली बार इसको लॉन्च की थी, वो भी 2018 में, और यहाँ पे कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की एक फंडे है उसको लेकर, यानी कि सेंटर और स्टेट और साथ ही ब्लॉक लेवल में तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे वाटर को कंजर्व करने के लिए। ये इस तरीके का पहली बार ऐसा अटैम्प्ट था कि पैन इंडिया सेट किया जा रहा था एक मैट्रिक्स, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट डायमेंशंस रखे थे वाटर को मैनेज करने के लिए और यूज़ करने के लिए, लाइफ साइकिल ऑफ वाटर को। तो ये जो आपका इंडेक्स है 2019 का, ये कुछ स्टेट की परफॉर्मेंस को मेज़र करी थी, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव सेट की वाटर इंडिकेटर्स क्या क्या है, रिपोर्ट रिलेटिव परफॉर्मेंस देखा जा रहा था। साथ ही कुछ स्टेट्स और यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ है जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर करी है, और यहाँ पे जो है 9 थीम्स रखा गया है। टोटल यहाँ पे आप देखोगे कि 28 इंडिकेटर्स हैं, और साथ ही साथ इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो नॉन हिमालय वाला स्टेट्स है, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और हिमालय स्टेट है, साथ ही एक यूनियन टेरिटरीज़ है। तो नॉन हिमालय स्टेट, हिमालय स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़, इस 3 कैटेगरी में यहाँ पे सारे स्टेट को यहाँ पे देख लिया जाता है। तो सेक्टर्स देख सकते हो और वेटेज देख सकते हो कि कितना दिया जा रहा है। तो 9 थीम कहा गया, ये 9 थीम है। इसमें क्या क्या है, सोर्स ऑगमेंटेशन एंड रीस्टोरेज ऑफ वाटर बॉडीज़। सोर्स ऑगमेंटेशन है ग्राउंड वाटर, मेजर एंड मीडियम इरीगेशन, वाटर शेड डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी इरीगेशन, सस्टेनेबल ऑन फार्म वाटर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, अर्बन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका वेटेज दिया गया है वो पॉलिसी एंड गवर्नेंस में है। देन यहाँ पे आपका मीडियम एंड मेजर इरीगेशन में है। देन यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर से है। तो ये 3 में आपका ज़्यादा यहाँ पे, और सबसे कम जो वेटेज है वो यहाँ पे आपका है रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का। तो इस तरीके से कुछ मेजर पॉइंट्स को आप लोग जो है पिक आउट करके पढ़ा कीजिए। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट से क्या क्या पता चला है। तो अगर हम लोग नॉन हिमालय वाले स्टेट में देखें तो गुजरात है जो कि इसमें आपकी रैंक फर्स्ट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बाद वाली को देखने का ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट को आप लोग नज़र में चढ़ा के रखिए क्योंकि वही आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न में और हिमालय स्टेट में आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश है जो कि फर्स्ट है। यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो यहाँ पे आपका पुदुचेरी है जो कि टॉप रैंकर है। मेजोरिटी जो इंडियन स्टेट है ना वो यहाँ पे प्रोग्रेस ही दिखा रही है, और 80% जो स्टेट है वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा रही है कि उनके वाटर मैनेजमेंट में जो है ना 3 साल में काफ़ी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। लो परफॉर्मिंग स्टेट के बारे में भी देख लीजिए, तो यहाँ पे 16 लो परफॉर्मिंग स्टेट है जिसमें कि 48% तक की पॉपुलेशन है, 40% तक की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, 35% इकोनॉमिक आउटपुट है। अब सोर्स ऑगमेंटेशन
तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो स्टेट्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि अपने अपने स्टेट में जो है ग्राउंड वाटर की जो रिसोर्सेज को रिचार्ज किया जा रहा है वो 3 साल में काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। अब इसी से कुछ सक्सेसफुल केस स्टडी देख लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये सब। सबसे पहले है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो कि राजस्थान की है, ये मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम है जिसका एम है कि विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, यानी कि उस गांव में पानी इतना होना चाहिए कि सारे लोग जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वैसे ही तेलंगाना की है मिशन ककाटिया, इसका एम है कि 46,000 जो टैंक है ना इस स्टेट में उसको रीस्टोर करना है और 20 लाख एकड़ से जो भी ज़्यादा जो लैंड है ना उसको कल्टीवेशन के अंदर लाना है। इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक है फाल्कन मार्क इंडेक्स है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स है वाटर स्कार्सिटीज़ के लिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाल्कन मार्क जो है इंडेक्स ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है वाटर स्कार्सिटी से। यहाँ पे वाटर स्कार्सिटीज़ को डिफाइन किया गया है इन टर्म की टोटल वाटर रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल है हमारे पॉपुलेशंस को, और जो कि स्कार्सिटीज़ मेज़र करती है, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल फ्रेश वाटर है उसकी कमी को यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि हर एक पर्सन के लिए हर एक दिन हर एक साल यहाँ पे आपका कमी हो जाता है। तो यानी कि मान लीजिए कि आप लोग अगर फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग में से यहाँ पे 3 लोग की जो है पूरी तरीके से पूर्ति नहीं हो पा रही है, आप लोग को ना सुबह शाम रात यानी कि 3 लीटर 4 लीटर जो है पर पर्सन को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, यानी कि पानी की कमी है। आप लोग सही से नहा नहीं पा रहे हो, कपड़े नहीं खींच पा रहे हो, बर्तन नहीं धो पा रहे हो, सब्जियाँ खाना बनाने हर एक चीज़ में पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी पानी आप लोग को अगर मिनिमम क्वांटिटी में नहीं मिल पा रहा है तो यानी कि आप लोग के यहाँ पानी की कमी है, इसको कहते हैं वाटर स्कार्सिटीज़। अब इसी के साथ एक और प्रोग्राम है, योजना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ये है अटल भूजल योजना। तो रिसेंटली अटल भूजल योजना है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो अटल भूजल योजना के बारे में भी देख लेते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है, सारी फंड वही देंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है इसको इम्प्रूव किया जाएगा, वो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि देखिए कहीं भी पानी की बात आती है ना तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप हम लोग शुरू से देख रहे हैं जब से वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें बात ये क्या है ना कि जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ना इस्तेमाल करते हैं वाटर, तो हम लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे ये काम होगा, पानी का कैसे यहाँ पे बचाव होगा, पानी को कौन कंजर्व करेगा। हर कुछ तो सरकार नहीं कर सकती, कोई एक आदमी नहीं कर सकता, हर एक लोगों को पानी का यहाँ पे महत्व पता होना चाहिए, हर एक लोग इसको कंजर्व करेंगे तभी जाके हमारी जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो यहाँ पे रिचार्ज हो पाएगी, हमारे यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ पाएगी। हम लोग को किस तरीके से पानी को यहाँ पे बचा के रखना है जिससे कि हम अपने हिसाब से अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो ये सारा चीज़ तभी होगा जब हम लोग जैसे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए हर एक स्कीम में जो है ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। साथ ही यहाँ पे आपका 7 स्टेट है जैसे गुजरात, ऐसा नहीं कि अटल भूजल योजना जो है सिर्फ 7 स्टेट में ही इसको आपका चलाया जाएगा। ये है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी है। कुछ निमोनिक्स बना लीजिए जिससे आप लोग याद रख सको। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 साल में, और ये स्पॉन्सर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और यहाँ पे टोटल आउटले जो है ना वो 50% का यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका टारगेट कब तक है, तो 2020 से स्टार्ट किया गया है, इट मीन्स कि 2025 तक का है, 5 साल का यहाँ पे टारगेट है। अब स्कीम की कंपोनेंट देख लेते हैं अटल ये की। तो यहाँ पे 2 मेजर कंपोनेंट है। सबसे पहला है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपकी नेटवर्क को मॉनिटर किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, वाटर यूजर्स जो एसोसिएशन उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है पंचायत को दी जाएगी और पंचायत लेवल प्लान बनाई जाएगी। सेकेंड है कि इंसेंटिव कंपोनेंट भी है, यानी कि जो स्टेट अच्छा खासा काम करेंगे अपने यहाँ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रखेंगे, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और ये सारी चीज़ की जाएगी। ठीक है, ये 2 तरीके की बात रखी गई है। अब आता है नेक्स्ट जो कि है नेशनल वाटर मिशन अवार्ड। तो ये अवार्ड देने की बात की जा रही है, ये पहली बार ऐसी एनुअल नेशनल वाटर मिशन अवार्ड है जो कि प्रेजेंट किया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल वाटर मिशन है और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। वो यहाँ पे इनिशिएट की है कि नेशनल वाटर मिशन अवार्ड होना चाहिए और उनको ये अवार्ड देना है जो कि वाटर कंजर्वेशन में बहुत अच्छा खासा काम किए हैं, अच्छे तरीके से वाटर का इस्तेमाल किया है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की है। तो ये अवार्ड जो है 10 कैटेगरीज में दिया जा रहा है और 5 गोल यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है। नेशनल वाटर मिशन के बारे में देखें तो नेशनल वाटर मिशन जो है ये वन ऑफ द 8 मिशन है जो कि हमारे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे 5 गोल है। पहली गोल जो है वहाँ पे रखा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस बनाना, वो भी पब्लिक डोमेन में, और असेसमेंट रखना कि क्लाइमेट चेंज से जो है वाटर रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गोल 2 अगर देखें तो यहाँ पे प्रमोट करना सिटीजन्स और स्टेट एक्शंस को कि वो यहाँ पे वाटर कंजर्व करें, प्रेजेंट करें। साथ ही गोल 3 है कि यहाँ पे हम लोग अटेंशन लें वनरेबल एरिया जहाँ पे वाटर की कमी है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया है, उस देना है।
गोल 4 है कि हमें जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसको 20% तक बढ़ानी है। गोल 5 है कि हमें बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। तो ये 5 गोल है जो कि इस मिशन के तहत रखा गया है, इसको ध्यान रखना है। मिशन नहीं है, ये अवार्ड है। तो अवार्ड कैसे कैसे दिया जाएगा, तो ये 5 गोल अचीव करने पर अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ई फ्लो नॉर्म्स फॉर रिवर गंगा। गंगा के लिए यहाँ पे ई फ्लो नॉर्म्स लाया गया है और ये नोटिफाई किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा और ये इन्फोर्स में आई है 2019 दिसंबर से। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से जो 4 है वो भी अपर रीचेज़ है रिवर गंगा ट्रिब्यूटरीज में, वो यहाँ पे गंगा की जो ई फ्लो है उसको कहीं ना कहीं वॉलेट कर रही है। ई फ्लो मतलब कि इन्वायरमेंटल फ्लो, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक फ्लो नहीं है, कहीं आप लोग ऑनलाइन फ्लो ना समझ लो, ठीक है। तो वो नहीं है, इनकी अपनी खुद की जो फ्लो होती है यानी कि मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर जो देखा जाता है, यानी कि कहीं भी आप लोग वाटर रखो तो वो कहीं ना कहीं से आपका फ्लो होती है। तो वो जो मिनिमम फ्लो है, इन्वायरमेंटल फ्लो है, उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रही है। तो इकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ रिवर अगर देखें तो उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, वो भी मिनिमम फ्लो के साथ। अगर धीरे धीरे भी वो फ्लो करे इट मीन्स कि उसमें क्वालिटी सही है। ई फ्लो नॉर्म्स जो है ना वो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर से स्टिपुलेट किया गया है कि यहाँ पे डैम है, बैरेजेस है, जो कि यहाँ पे मस्ट रिलीज़ करे कि यहाँ पे वाटर को अलाउ किया जाए कि नेचुरली वो अपने आप को क्लीन करे और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को भी वो प्रोटेक्ट करे। यहाँ पे अगर वाटर कमीशन की बात करें तो वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो कि जितनी भी रिलेटिव डेटास है उसको कलेक्ट करेगी, रिपोर्ट को सबमिट करेगी, वो भी क्वार्टरली बेसिस में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं गंगा रिवर आप लोग को पता है कि किस किस स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पे गंगोत्री से निकलती है जो कि आपका जो है उत्तराखंड में है। उसके बाद यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो ये 5 स्टेट का नाम याद रखना है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि हर एक जगह का एक अपना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखा गया है। वेरी हाई लेवल पॉल्यूशंस कहाँ है, तो ये संगम में है, यानी कि यूपी वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। रिलेटिवली क्लियर है थोड़ा सा, लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशंस है तो ये बिहार वाले रीजन में है। हाई पॉल्यूशन लेवल कहाँ है, सॉरी ग्रोइंग पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन कहाँ बढ़ते जा रहा है, बिहार में। और सबसे ज़्यादा हाई लेवल पॉल्यूशन कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे आपका यहाँ पर डिक्रीज्ड इन्वायरमेंटल फ्लो है, यानी कि यहाँ से जब आप देखोगे जो आपका रुद्रप्रयाग देवप्रयाग वाली जगह है, यहाँ पे आपका जो है इन्वायरमेंटल फ्लो बहुत कम है। फिर यहाँ पे आपका सिटीज़ बढ़ती गई, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है यूपी में। तो इस तरीके से हर एक एरिया का यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है गंगा में। अब बात आती है इसी के साथ नमामि गंगे प्रोग्राम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिससे के थ्रू जो है गंगा को क्लीन करने का मिशन चलाया जा रहा है। नमामि गंगे प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। ये 2014 में ही अप्रूव किया गया था। इसकी बजट 20,000 करोड़ थी और यहाँ पे ट्विन ऑब्जेक्टिव था, 2 तरीके का ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहले जो पॉल्यूशन है गंगा में उसको ख़त्म करना, दूसरा कि रिवर गंगा को फिर से रिजुविनेट करना यानी कि पुनर्जीवन करना और फिर से इसको कंजर्व करना। जो गंगा रिजुविनेट का यहाँ पे विज़न है, इसमें क्या क्या है कि यहाँ पे जो अराइवल धारा है यानी जो कंटिन्यूस फ्लो है वो होना चाहिए, साथ ही निर्मल धारा होना चाहिए यानी कि यहाँ पे कोई भी तरीके का पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, अनपॉल्यूटेड फ्लो हो, और साथ ही यहाँ पे जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी हो। तो ये 3 यहाँ पे आपका मिशन रखा गया था गंगा रिजुविनेशन करने के लिए। अब मेन पिलर देखते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम का क्या क्या है। तो यहाँ पे जो सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे बनाना था, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग करनी थी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करनी है, रिवर सरफेस क्लीनिंग करनी है, बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, गंगा ग्राम। तो ये सारी यहाँ पे मेन पिलर है। अब हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके तहत अगर हम लोग देखें तो 5 टियर स्ट्रक्चर्स हैं जिसको यहाँ पे बनाया गया है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे गंगा को जो है ना प्रिवेंट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से बचा भी पाएंगे। तो ये बातें भी यहाँ पे कही गई है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये सारी भी चीज़ें नेशनल गंगा काउंसिल है जो कि यहाँ पे चेयरमैनशिप आपकी पीएम के अंदर आती है। एम्पावर्ड टास्क फोर्स है रिवर गंगा के ऊपर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, स्टेट गंगा कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है हर एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल मिशन क्लीन गंगा के बारे में देखें तो इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया जाता है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नाम कौन कौन सी, तो नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। तो ये तो पूरी बात रही रिवर गंगा के बारे में और ओवरऑल हमारी वाटर पॉल्यूशंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन में भी आप लोगों को सबसे पहले जो बातें पता होना चाहिए वो यहाँ पे बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ये दोनों प्रोसेस है क्या। काफ़ी आपके क्वेश्चंस भी पूछी गई प्रीवियस ईयर में, तो इसी के बारे में देख लेते हैं। न्यूज़ में क्यों थी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट करी है एक प्रोसेस जिसमें कि बायो माइनिंग, बायो रेमेडिएशन जो है 3 लैंडफिल में होगा, वो भी दिल्ली में। तो कहाँ कहाँ होगी, बिलासपुर, ओखला और गाजीपुर। तो अब यहाँ पे प्रोसेस समझते हैं कि बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग है क्या।
बायो रेमेडिएशन पहले समझिए, ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट है और जो वेस्ट है वो यहाँ पे आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। जैसे कि ऑयल स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल कहने का मतलब है कि आप लोग देखते होंगे कि समुद्र में जो है कई बार ऑयल टैंकर्स जो है वो लीकेज हो जाती है, ऑयल टैंकर्स जो है फट जाती है, तो उससे पूरे ओशन के ऊपर जो है ऑयल पूरी तरीके से बिखर जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है, उससे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होती है। तो ये क्या है कि एक तरीके का पॉल्यूटेंट है, तो इसको ठीक करना, या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो आपका कंटामिनेट हो गया, जैसे आर्सेनिक कंटामिनेशन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसको भी ठीक करना। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू जो बहुत सारा कंटामिनेशन होता है, पॉल्यूटेंट होता है, उसको भी यहाँ पे ठीक करना। तो ये सारी ट्रीटमेंट की जाती है। और ये ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, तो ये क्या करती है ना कि जितने भी अनडिजायर्ड सब्सटेंस है, जो भी आपका जो सब चीज़ें हैं ना, उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला कोई भी चीज़ में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं तो वो सबसे इनिशियल स्टेप उनका क्या होता है, चीज़ों को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है वो, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कि वो आसानी से जो है ना वो आपका ट्रीट हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि बायो रेमेडिएशन। अब आते हैं बायो माइनिंग। बायो माइनिंग है क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ भी यूज़ होगा, और ये हम लोग जो है ना मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, और रॉक और से और माइन वेस्ट से। बायो माइनिंग का बेसिकली यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो है यहाँ पे आपका मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वो भी आयरन यानी कि रॉक ओर से और माइन वेस्ट से। और इससे हम लोग क्या करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। माइनिंग हम लोग करते क्या है, माइनिंग खनन करते हैं। खनन हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना ओर वगैरह हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जो भी मेटल है उससे हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, यानी कि ये माइनिंग होता है। अब यहाँ पे बायो माइनिंग करेंगे, यानी कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका जो है एक प्रोसेस होगा जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये दो तरीका है, यानी कि बायो माइनिंग जो टेक्निक है उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि वो जो जगह है जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है तो उसको क्लीन कर दें। क्योंकि माइनिंग से भी आपको पता है कि बहुत ही जहरीली गैसेस वगैरह भी निकलती है, जो कि ना ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है, ना हमारे इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए अच्छा है। तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे, पॉल्यूटेड यहाँ पे मेटल्स हो जाती है। तो जो हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे सही रहे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है हमारी पॉल्यूशन लेवल भी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये दो प्रोसेस जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सबसे पहली जो यहाँ पे मेजर चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हमारी सॉइल को भी यहाँ पे कोई हार्म नहीं होगी। बायो माइनिंग जो होती है ना, इसमें हमारे सेपरेटर मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं, लार्ज सीव को इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल को अलग किया जाता है डिफरेंट साइजेस में। और यहाँ पे सॉइल, प्लास्टिक, वुड, मेटल कंपोनेंट को यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है, और इसको हम लोग एप्रोप्रिएट प्रोसेस से जो है ना आइसोलेट भी करते हैं, यानी कि अलग अलग भी करते हैं। तो यही दो, ऐसा नहीं है ना कि मेथड जो कि हम लोग सॉइल पॉल्यूशंस को हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और भी है, अल्टरनेटिव मेथड भी है, जिसमें कि हम लोग जो लैंडफिल को है ना फिर से रिडेम कर सकें। थर्मल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग हीट को इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी कचरे वाले मटेरियल है उसको ट्रीट करते हैं गर्मी से, हीट से। कुछ जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका थर्मल वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक है वो है इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन और प्रायोलिसिस। तो ये तीन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का इस्तेमाल करके वेस्ट मटेरियल को ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा है यहाँ पे सब सरफेस कट ऑफ वॉल, यानी कि एक कट ऑफ वॉल है सॉलिड वेस्ट डंप साइट्स के लिए, जहाँ पे सॉलिड कचरे को डंप किया जाता है, तो उसके लिए एक कट ऑफ वॉल है। ये यूजुअली डिज़ाइन किया गया है जिसके थ्रू हम लोग वेस्ट डंप को यहाँ पे अलग कर सके, वो भी यहाँ पे वाटर स्ट्रीम से। तो वेस्ट डंप है, इस तरीके का डंप बनाया जाता है जिसमें कि सॉलिड कचरे को डाला जाता है। तो इसमें एक कट ऑफ वॉल है, यानी कि समझिए कि एक वॉल बना दे जिससे कि जो वाटर स्ट्रीम है ना उसको अलग किया जाए, और यहाँ पे जो डंप वाला साइट है उसको अलग किया जाए। तो ये होता है सब सरफेस कट ऑफ वॉल। तो ये ध्यान रखना है। तो सॉइल आपका जो ये पोल्यूशन है उसमें एक ही टॉपिक थी, तो बायो मैग्निफिकेशंस और बायो माइनिंग आप लोग को ध्यान रखनी है। अब आते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में भी सबसे बड़ी टॉपिक जो है वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो आपको पता है कि इंडिया ने अब ये हेल्ड ऑफ कर दी है, यानी कि इस तरीके का ब्लैंकेट बैन लगाने वाली थी ये आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक में, जिसके थ्रू यहाँ पे आपका जो है पॉल्यूशंस को कॉम्बैट कर सके। तो ये जो आपका ब्लैंकेट बैन करने वाली थी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में, तो इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब सबसे बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत ये है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक्चुअली हम लोग किसको कहते हैं। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक,
यानी कि जो भी आप लोग डिस्पोजेबल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसको एक बार यूज़ करते हो और फेंक देते हो, वो कॉमनली यूज़ होता है प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए, या फिर इसमें कुछ आइटम्स भी होते हैं जो कि हम लोग एक बार यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, ये कंट्री टू कंट्री वैरी करती है। लेकिन अगर इंडिया की अगर देखें तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी डेफिनेशन यहाँ पे आपका बनाया जा रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो सबसे आसान भाषा में यही समझिए कि जो आप लोग एक होता है ना डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट, तो उसको हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक कह सकते हैं क्योंकि एक बार उसको इस्तेमाल करके हम लोग फेंक देते हैं। स्टेप्स क्या क्या लिया जा रहा है? सबसे पहले 2018 में और 16 में ये रूल्स आया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसी को अमेंड किया गया था 2018 में। तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस यहाँ पे दिया गया था कि प्लास्टिक जो कैरी बैग है उसका मिनिमम थिकनेस क्या होगा, तो इसको 50 माइक्रॉन्स कहा गया था। ये इंक्रीज़ भी इससे क्या आना है कि इससे आपका कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा, टेंडेंसी भी इंक्रीज़ होगा कि इसको फ्री कैरी बैग दिया जा रहा है, तो ये भी कम होगा। जैसे कि आप लोग कुछ भी सामान लो तो आपको प्लास्टिक की जो बैग्स हैं वो तो आपको फ्री में दिया जाता है, तो इसको कम किया जाएगा। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल बॉडीज़ की। इट मीन्स कि रूरल एरियाज़ जो है उसको यहाँ पे रूल्स के अंदर लाया गया कि जब से ये प्लास्टिक जो है रूरल एरियाज़ में भी पहुँच रहा है तो ग्राम सभा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। थर्ड यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है या फिर ब्रांड ऑनर है जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से जो वेस्ट जनरेट होता है उनके खुद के प्रोडक्ट से, तो उसको वो कलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे ब्रांड है अगर वो प्लास्टिक बना रही है और हम जैसे लोग उसको इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं तो उससे कचरा हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उन लोगों का काम है कि इस तरीके के वेस्ट को वो वापस कलेक्ट करके ले जाए। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि किस कैसे यहीं से आपका उठा के प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। कहीं कोई रॉकेट साइंस लगाने की चीज़ नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो क्वेश्चंस वहीं से आने की ज़रूरत है। बस बात ये है ना कि आप लोग डिटेल में सारा चीज़ समझने का कोशिश करो। अब आप लोग कमेंट करते हो कि मैम इतने लंबे लेसन मत लाइए, मैम इतना डिटेल में मत समझाइए, मैम इतना टाइम मत लीजिए, मैम सिर्फ पॉइंट को आप लोग डिस्कस कीजिए। तो इतना आप लोग शॉर्टकट अगर ढूंढने लगिएगा ना तब तो हो गया यूपीएससी का प्रीलिम्स। ऐसे नहीं होने वाला है, आप लोग को हर एक बात को समझना होगा। तो मैं तो यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब जिसको अच्छा लग रहा है वो सुनिए, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ये बातें नहीं होती कि मैं पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करूँ और बस उसी को आपको पढ़ाते चलूँ। हर एक पॉइंट को जहाँ जैसे आप लोग देखते हो कि चिड़िया कैसे दाना चुगती है, उस तरीके से आप लोग को हर एक पॉइंट बाई पॉइंट और हर एक वर्ड बाई वर्ड आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे समझिए कि देखिए 20 से ही क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ गया। जहाँ पे डिटेल में समझाना होता है मैं डिटेल में समझाती हूँ, सारे टॉपिक डिटेल में तो नहीं समझाती। जहाँ पे लगता है मुझे कि कम आप लोगों को समझाना चाहिए या फिर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है तो मैं उसको इग्नोर भी करती हूँ, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देके इग्नोर करती हूँ, है कि नहीं। तो इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो है उनको एक रिकॉर्ड रखना होगा उनके वेंडर का कि किनको वो सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो इससे क्या होगा ना कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर्व हो पाएगा, यानी कि ये सारी प्रोडक्ट का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वो इससे रुक पाएगा। फिर यहाँ पे जो वेस्ट जो यहाँ पे आपका जनरेट हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी सारे इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स को जो कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, तो उनको यहाँ पे अलग करना होगा, उनको अपने कचरे को स्टोर करना होगा एज़ पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दी गई है, और उसको फिर सेग्रेटेड वेस्ट में उनको हैंड ओवर करना होगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रीट वेंडर्स का और रिटेलर्स का। तो यहाँ पे आपका इस तरीके का जो कैरी बैग है उनको ये प्रोवाइड नहीं करना है, उनको ये इम्पोज भी नहीं करना है, तो फ़ाइन भी उन पे जो है अगर उनको ये इस तरीके का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उन पे ये इस तरीके का फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। सिर्फ रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट करेंगे लोकल बॉडीज़ को, तब उनको अलाउ किया जाएगा कि वो प्लास्टिक कैरी बैग यहाँ पे चार्ज के ऊपर दे। यानी कि आप लोग को जो चार्ज किया जाता है, जैसे आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो तो 1-2 रुपीज़ तो ले ही लेते कैरी बैग का। तो इस तरीके का जो है जितने भी ऑथराइज्ड आपके जो भी यहाँ पे आपके शॉपकीपर है उनको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, वो कुछ पैसे लेकर खरीदेंगे और हम लोग को भी पैसे लेकर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसके यूज़ को भी प्रमोट करना है कि रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर एनर्जी रिकवरी के लिए भी हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। चाइना में देखिए कि इतने कचरे उनके होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि प्लास्टिक के रोड बना रहे हैं, और अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं। चाइना में ऐसा पिछले 10-15 साल से होते आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस तरीके को जो है प्लान में ही बस बोल रहे हैं कि इस तरीके का प्लान बनाना। सोचिए इतना कचरे से प्रॉब्लम हो रही है हमारे कंट्री में, तो क्यों नहीं इस तरीके का प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये भी बात है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन आपका सिस्टम होगा कि जिसमें यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लास्टिक को इंपोर्ट करते हैं, जो प्लास्टिक के ओनर है, इन सब का रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही यहाँ पे जो मल्टी लेयर जो प्लास्टिक है उसको धीरे धीरे फेज आउट करना है। ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ मल्टी लेयर प्लास्टिक में ही, जो कि नॉन रिसाइकेबल है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है कि एक बार यूज़ किए फेंक दिए, वो आपका जो है ना डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन डिकम्पोज नहीं होता है।
तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो मल्टी लेयर प्लास्टिक के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कि नॉन रिसाइकेबल है, नॉन एनर्जी रिकवेबल, ना इसका कोई अल्टरनेट यूज़ है, तो इसको धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा। साथ ही नेशनल मैरीटाइम लीटर पॉलिसी है कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लीटर है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट है जो कि हमारे इंडियन कोस्टल वाटर्स में फ्लोट करते रहती है, क्योंकि प्लास्टिक आप देखते हो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहती है, तो उससे अलग लेवल का एक कचरा निकल कर आता है। अब इंडिया का एम है कि हम लोग को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है ना 2022 तक पूरी तरीके से हटा देना है। तो यहाँ पे कैटेगराइज की गई है प्लास्टिक का, ये देख लीजिए। पहले है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यहाँ पे कैटेगरी है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीप्लेपनीन है। इतना डिटेल में याद मत कीजिए, चक्कर आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग थर्मोप्लास्टिक को कहाँ यूज़ करते हैं। ये आपका एक तरीके का फोम हॉट ड्रिंक कप है, प्लास्टिक कल्ट्री है, कंटेनर है, और ये लंच बॉक्स है। साथ ही यहाँ पे आपका गार्बेज बिन बैग है जो कि जिसमें आप लोग गार्बेज रखते हो, वो थर्मोप्लास्टिक है। जूस और स्क्वीज़ बॉटल्स है, शैम्पू कंटेनर है, मिल्क बॉटल है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स है। तो ये सब जो बॉटल्स है ना थोड़े से आपके सॉफ्ट होते हैं, उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। रिसाइकेबल है ये, तो सबके में तो आप देख सकते हो कि अलग अलग है। अब इतना आप याद करने चले तो आपका तो भेजा ही घूम जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। उतना आप लोग मत याद कीजिए, मैं आप लोग को बताती हूँ। थर्मोप्लास्टिक क्या है कि जो भी आपका थोड़ा सॉफ्ट दिखने को मिलेगा, यानी कि बॉटल, जूस बॉटल या फिर शैम्पू बॉटल या फिर आपका सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल हो गया, गार्बेज बीन बैग हो गया, लंच बॉक्स हो गया, ये सब होता है। उसमें से आपका रिसाइकेबल कौन कौन है, तो जो आपका जूस और स्क्विजेबल बॉटल है, ये शैम्पू बॉटल है, फ्रूट बॉटल है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल है, ये सब आपका जो है ना रिसाइकेबल हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे थर्मोसेट और अदर्स, यानी कि ये मल्टी लेयर और लेमिनेटेड प्लास्टिक होते हैं। इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं प्लास्टिक के। ये आपका कार के पार्ट्स में होता है, जैसे कि 4 व्हीलर है तो उसके पार्ट्स में, मैट्रेस आप लोग यूज़ करते हैं सोने के लिए, उसमें है। सर्किट बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो मल्टी लेयर आपकी प्लास्टिक है ना, ये आराम से रिसाइकेबल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये रिसाइकेबल है। तो ये सब यहाँ पे रिसाइकेबल है, ओके। अब ग्लोबल स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या लिया जा रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जो कि बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो यहाँ पे डिक्लेयर की है एक थीम जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का, कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। G20 की अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वो यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बना रही है मेराइन प्लास्टिक लीटर्स के एक्शंस के लिए, जिसका एम है कि यहाँ पे फर्दर में वेस्ट निकलता है प्लास्टिक के थ्रू, उसके लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट ने यहाँ पे लॉन्च करी है #CleanSea कैंपेन, जिसके थ्रू जो मेजर सोर्स है मैराइन लीटर्स का, उसको यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक का जो कि कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। एक्सेसिव वेस्टफुल जो यूजेस होती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, तो उसको 2022 तक पूरी तरीके से ख़त्म करना है। फिर होनोलुलु स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लाई जा रही है कि किस तरीके से हम लोग इकोलॉजिकल, ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो मैराइन डिब्रीज वर्ल्ड वाइड हो रही है उसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो कि ओशन में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कचरे हैं। इवन जो वेल्स मछली है वो भी यहाँ पे, वो जब यहाँ पे डेथ हो रहा है, नंबर्स ऑफ वेल्स मछली की डेथ जो है इंक्रीज़ हो गई है, तो उनका जब यहाँ पे देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो उनके अंदर से भी बहुत बड़ा जो है प्लास्टिक की जो है बहुत सारा प्लास्टिक की कचरे निकल रहे हैं उनके बॉडी से। तो यही देखा जा रहा है कि जो ओशन में इतना ज़्यादा प्लास्टिक का देखा जा रहा है कि प्लास्टिक पाया जा रहा है, बॉटल्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो ये जो वाटर में रहने वाली जो जीव जंतु है, मछली हो, बड़े फिश हो या फिर और भी जीव जंतु है, वो प्लास्टिक को खा रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी डेथ हो रही है, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही है। इवन मराइन पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग धरती पे भी देखते हो कि कई ऐसे वीडियोस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो गाय वगैरह है वो भी डेथ हो गई थी, तो उनकी पेट फाड़ के निकाला गया था, तो 50 kgs ऑफ प्लास्टिक्स निकले थे। कुत्ते वगैरह भी जो है वो प्लास्टिक्स खा जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको होनोलुलु स्ट्रैटेजी में देखा गया है। ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव है, इसका एम है कि यहाँ पे आर्टिकुलेट करना है, सपोर्ट करना है, स्केल अप एक्शंस लेना है टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के द्वारा, और एक ग्लोबल अलायंस लेकर आना है, जिसके थ्रू ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ते जा रही है ना, उसको किसी तरीके से फाइट करना है। उसके बाद बेसल कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, जो कि इसी की तरफ काम करती है। साथ ही यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो माइक्रो प्लास्टिक है और माइक्रो बेड्स हैं। तो ये प्लास्टिक पीसेस हैं और फाइबर हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं। जनरली इसको 1 mm से भी कम हम लोग मेज़र करेंगे। ये हमारे वाटर बॉडीज़ में इंटर होती है और एकोमुलेट होती है एज ए कैरियर, वो भी दूसरे पॉल्यूटेंट के लिए। ये कार्सिनोजेनिक जो केमिकल कंपाउंड है वो कैरी करती है और फिर ये हमारे फूड चेन में आ जाता है। तो इसको कह रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रो बीड्स। फिर यहाँ पे आता है माइक्रो प्लास्टिक, जो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट में आपका प्रेजेंट होती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं उससे लेकर सिंथेटिक क्लोथिंग तक, और प्लास्टिक बैग और बॉटल में भी ये माइक्रो प्लास्टिक इंक्लूड होती है।
प्लास्टिक क्रस्ट एक वर्ड आया है जो कि न्यू काइंड ऑफ पॉल्यूशन निकल कर आई है। रिसर्चर्स जो है एक नई तरीके के रॉक फॉर्मेशन देखे हैं जो कि प्लास्टिक की बनी है, यानी कि रॉक के ऊपर थीन कोटिंग जो है वो प्लास्टिक का हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जिसको हम लोग प्लास्टिक क्रस्ट कह रहे हैं। एनालिसिस जो क्रस्ट का किया जा रहा है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पॉलीइथाइलिन की कंपोजिशन है जो कि मोस्टली यूज प्लास्टिक की होती है और ऑफन फाइंड आउट हो रही है हमारे फूड में और प्रोडक्ट पैकेजिंग में। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। प्लास्टिक क्रस्ट भी पूछ लिया जा सकता है ये क्या है क्या नहीं है। तो रॉक के ऊपर जो आपका थीन कोटिंग हो रहा है प्लास्टिक का, ये यहाँ पे देखा जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रोबीड्स, ये सब जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पूरे साल न्यूज़ में रहा है आपका प्लास्टिक। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, चाहे हम लोग ओशन में देखें, क्रस्ट में देखें, कहीं भी देखें, तो बहुत ज़्यादा ये तहलका मचाया हुआ है। तो इस तरीके के टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकल कर आती है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडियाज़ की फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, जो जहाँ पे ई वेस्ट क्लिनिक है, यानी कि जो डॉक्टर क्लिनिक होती है वैसे ही अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए क्लिनिक बनाई जा रही है। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसके लिए अलग से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है अपार्ट फ्रॉम द आंसर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।